हेलो एवरीवन। जो आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो टॉपिक है हमारा गुप्त डायनेस्टी को हम बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में गुप्ता डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन इतिहास की जब हम बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री की, तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से तरीके से देखेंगे हम। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहली बात हम समझते हैं कि गुप्ता एम्पायर क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया था जब मगध एक तरीके से आपका बढ़ता है, उसमें मौर्य काल एक बहुत ऐसा टाइम देखा जाता है कि बहुत पैमाने पर बहुत बड़ा बना। उसके बाद अगर हम कोई देखते हैं ऐसा कोई एम्पायर बना था प्राचीन इतिहास में, तो वो दूसरे नंबर पे आपका गुप्त, अगर हम बात करते हैं, वंश आता है, जिसको गुप्ता डायनेस्टी कहा जाता है। मौर्य काल पे अगर हम बोले कि सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार हुआ था, तो उसके टाइम पे हुआ था मौर्य काल में। और सेकंड नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो गुप्ता डायनेस्टी में वो देखने को मिलता है। मैं हल्का सा एक मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ इसमें। मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके का कि इन्होंने कहाँ से कहाँ तक एक्वायर करा था। मैं पहले इसको बना देता हूँ मैप को, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि क्या चीज़ें हमें याद रखनी ज़रूरी बन जाती है। थोड़ा सा मैप में जल्दी जल्दी ड्रॉ कर देता हूँ। थोड़ा सा गलत हो गया ये, ऐसे समझ लीजिए बस, कैसे भी काम चल रहा है। जगह थोड़ा बड़ा मैप बनाने की कोशिश कर रहा था, गलत हो गया ये। अब इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप, क्योंकि ये ढंग से आज चल नहीं रहा है, तो थोड़ा बहुत मैनेज करेंगे हम। ऐसा समझ लीजिए पूरा ये है। और ये है हमारा इंडिया मैप अभी जो आप प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं। थोड़ा ठीक नहीं बना, बस आप समझ लीजिए, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं गुप्ता डायनेस्टी की, तो कहाँ से कहाँ तक इसका साम्राज्य विस्तार हुआ था, आप थोड़ा अंदाजा लगाइए। यहाँ पर आपका पीओके को समझ लीजिए। यहाँ पर जो आपका पाकिस्तान है, ऊपर पीओके है, पाकिस्तान प्लस में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आप अफगानिस्तान को ले लीजिए, तो अफगानिस्तान वाला इलाका, पाकिस्तान वाला इलाका। अगर हम बात करें अफगानिस्तान के साथ डायरेक्टली इनका लिंक था, तो नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे कि डायरेक्टली इन्होंने कैप्चर करा था, ऐसा नहीं था। हाँ, पर कंट्रोल में हुआ करता था। अभी मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि दक्षिण भारत में भी इनका कंट्रोल हुआ करता था कि नहीं। कई बुक्स में अलग अलग चीज़ें दिखी जाती, पर फिर भी हम बात करते हैं बहुत डिटेल में। अफगानिस्तान में इनका अधिकार हुआ करता था, मतलब कि जैसे मैंने आपको कई बार बताया था कि जब कोई राजा एक अकेले इतनी बड़ी सीमाओं को कंट्रोल नहीं करता था, तो उसके प्यादे के रूप में वो रख देता था, जैसे कि नामात्र कठपुतली सरकार बना देता था कि राजा मेरे हिसाब से चलेगा, अगर कुछ करा तो खत्म कर देंगे या दूसरे को बिठा देंगे। तो अफगानिस्तान तक इनका कंट्रोल देखने को मिलता है। पाकिस्तान में पूरा इलाका, क्योंकि हमारे भारत में हिस्सा हुआ करता था ये पाकिस्तान। और इधर वाले पार्ट में अगर आप आते हैं, तो ये आपका पूरा पूरा भारत जो दिख रहा है आपको, ये ऊपर का पूरा भारत, उत्तर भारत। और ये जो आपका दक्षिण भारत आता है, ये भी आपका ऑलमोस्ट था। गुजरात वाले इलाके को मैं यहाँ पर अगर जोड़ूँ, ये ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा गलत हो गया। गुजरात वाला इलाका भी आपका इसमें जुड़ा हुआ, और ये लास्ट तक आपके जो आंध्र प्रदेश वाला इलाका वहाँ पर आता है। ये वाला पार्ट बस जो कह रहा हूँ मैं, ये छूट गया था। बाकी ये पूरा नेपाल वाला पार्ट भी इनके अंडर में था। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इलाका, अगर आप लैंड एरिया को हिसाब से लगाते हैं भारत के मैप से, तो बहुत बड़े। बस दक्षिण भारत का कुछ पार्ट इसका छूट रहा था, और वो भी मैं इसके कारण बताऊंगा क्या थे, कि पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही थी। नहीं तो गुप्ता एम्पायर ये पूरी तरीके से, जो आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य देखने को नहीं मिलता, राइट। और ये कई बार डिबेट भी रहती है कि मौर्य काल से ज़्यादा इन्होंने साम्राज्य विस्तार करा था, पर वो अलग अलग डिबेट का अलग पॉइंट है, उसको कभी और देखेंगे। पर जो मैंने आपको समझाया कि देखिए गुप्ता डायनेस्टी कितने पूरी तरीके से फैली थी, क्या इसने एक तरीके को अपने आप को मेंशन करा था, किस तरीके से अपना साम्राज्य का विस्तार करा था, उसको हम समझते हैं। कारण इसका एकमात्र अगर हम बात करते हैं कि इतना साम्राज्य विस्तार होने का कारण क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो थे, इसके जो रूलर थे, जो इसके शासक रहे थे, एम्परर थे, वो सारे के सारे इतने पावरफुल थे कि आप एक के बाद एक को देखेंगे तो आप कहेंगे कि इससे ज़्यादा पावरफुल है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ कि सबसे पहले श्रीगुप्त आते हैं। श्रीगुप्त ने इसकी नींव रखी थी, वो आप सभी जानते हैं, भी हम बात करेंगे। इन्होंने बस एक हल्की सी नींव रख के चले गए थे, आप ये कह सकते हैं। पर जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इनके सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। वो इतनी ज़बरदस्त नींव रख के चले जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, कि ये कह सकते हैं कि उन्होंने इतना साम्राज्य विस्तार कर दिया कि और लोग इससे मोटिवेट होने लगे, आने वाले रूरल। इनके बाद फिर आपके समुद्रगुप्त आते हैं। समुद्रगुप्त जो थे, इन्होंने और बहुत साम्राज्य विस्तार करा, मतलब बहुत ज़्यादा लैंड एरिया को अपने पास कैप्चर करा। इसके बाद फिर जो दो कदम और आगे बढ़ गए, जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आप समझ सकते हैं लगातार जो एम्परर देखेंगे आप,
वो सारे के सारे पावरफुल महत्वाकांक्षी थे, जिनको एम्बिशियस कह सकते हैं, कि उनको ये नहीं था कि मैंने जो मेरे फादर या मेरे दादा ने मुझे इलाका दिया मैं वहीं तक सीमित रहूँ, वो आगे तक विस्तार करते थे। इसलिए देखा गया कि गुप्ता डायनेस्टी बहुत लगातार एक फली फूली। हाँ, जैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं तो ये डेक्लाइन देखने को मिल जाता है कि एक तरीके से पूरा जो इनका कह सकते हैं साम्राज्य था वो कॉलेप्स कर गया था। उसको भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बात करता हूँ कि कैसे इसकी नींव रखी जाती है। तो सबसे पहली बात, जब गुप्ता डायनेस्टी आती है तो उसी में इनकी शुरुआत अगर हम बात करते हैं तो कब से कब तक थी, तो 240 ईस्वी से लेकर 590 ईस्वी तक देखी जाती है। ये आप थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है अलग अलग बुक्स में, मैं अगर आप उस तरीके से बात करूं, क्योंकि कई राइटर अलग अलग बोलते हैं, पर ये एग्जैक्ट फिगर के हिसाब से मैंने जो ज़्यादा डाटा के हिसाब से मैंने सोर्स पे लगाया है। लिखा है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त। लिखा है द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज श्रीगुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में कई बार आया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं पहले इसको ब्रीफ समझा देता हूँ, फिर बाद में हम बात करते हैं। श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त का टाइम कब से कब तक रहा, तो मैं शॉर्टली लिख देता हूँ। श्री फर्स्ट नंबर पे आए। इनका टाइम रहता है 240 ईडी से लेके आपके 280 ईडी तक, मतलब आप कह सकते हैं लगभग 40 साल इन्होंने नींव रख दी थी। ये कह सकते हैं कि इनका ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं थे, इन्होंने ज़्यादा वर्क नहीं करा इसके साम्राज्य विस्तार में। सेकंड नंबर पे इनका क्या होता है, श्रीगुप्त के बाद इन्हीं के पुत्र कह सकते हैं आप घटोत्कच आते हैं, और घटोत्कच इस पे क्या करते हैं, साम्राज्य विस्तार में काम करते हैं। वो भी इतना ज़्यादा करके नहीं जाते, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं, इसलिए आपसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ घटोत्कच। घटोत्कच, एक मिनट थोड़ा सा गलत हो गया ये, ठीक है, इनको हिंदी में ऐसे लिखेंगे घटोत्कच, ये ता है, इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है तो आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। फिर जब इनके पुत्र आते हैं जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने ही सारी चीज़ों को बदल दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिनको चंद्रगुप्त सेकंड कहा जाता है। इनका टाइम पीरियड बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन कई बार आता है, इनका टाइम पीरियड क्या है, तो इनका है 319 से बैठते हैं ये, और आप कह सकते हैं 335 बीसी तक ये देखने को मिलता है। राइट, ये चंद्रगुप्त द्वितीय क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो रहे थे उनको पहले के रूप में जाना जाता है, और इनका नाम सेम वही था तो द्वितीय बोल दिया गया। 335 तक रहते, पर बहुत ही इनका टाइम तो बहुत शॉर्ट था अगर आप देखेंगे तो, और बहुत इंपैक्टफुल था, बहुत ज़्यादा इन्होंने अच्छे काम करे। इनके बाद तो 2 कदम और आगे निकल गए जिनका नाम था समुद्रगुप्त। उन्होंने कितना टाइम पीरियड उन्होंने निकाला, बहुत लंबा टाइम था उनका। अगर आप बात करेंगे 335 से लेके, एक मिनट, लगभग आप कह सकते हैं कि ये 80 तक चले जाते हैं, और ये बहुत अच्छा टाइम देखने को मिलता है इनके टाइम पे। इन्होंने अभी मैं इनके डिटेल में आपको समझाऊंगा। इसके बाद जब आता है नाम, उनका आता है समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, CH लिख लेते हैं, यहाँ से याद हो जाएगा। और इनका टाइम पीरियड रहता है 380 से लेके 415 तक, लगभग आप कह सकते हैं 25 साल अपना 35 साल अपना कार्यभार संभालते हैं। तो इनके आपको तीनों एम्परर जो रहे इनके टाइम पीरियड थोड़ा सा याद रखेंगे। मैं इनके बारे में छोटी छोटी जल्दी बता दूं, इन दोनों के बारे में खास याद रखनी जरूरी नहीं, बस एस्टैब्लिशमेंट किसने करा था, फाउंडर कौन थे, बस ये चीजें पूछी जाती है। हमने बात करी कि इन्होंने कैसे कैसे काम करा। जब आपके चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, उन्होंने देखिए जो मैंने बताया था नॉर्थ इंडिया में एक एरिया को कैप्चर करना था, वो वहाँ से आते हैं, और इधर वाला पार्ट जो होता था आपका बिहार का, बिहार को सबसे ज़्यादा जो माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को इसलिए भी ज़्यादा माना जाता है कि उन्होंने काम बहुत अच्छे करे थे। क्योंकि बिहार उस ज़माने में अगर आप बात करेंगे, इनफैक्ट आज भी हम बात करते हैं, और ब्रिटिश काल में भी आप देखेंगे तो बिहार एक ऐसी जगह थी जो बहुत ही फर्टाइल एरिया था, बहुत ज़्यादा कृषि पे निर्भर आप कहते हैं कि उस ज़माने में हुआ करते थे, तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था इनको, हर तरीके से आप देखेंगे व्यवस्था हर चीज़ अच्छी थी बिहार वाले इलाके को। और बिहार को अकेला बिहार में समझेगा, इसमें उड़ीसा भी आप ऐड कर सकते हैं, झारखंड भी इलाका ऐड कर सकते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या काम करते हैं इसमें, उनका यही मेन काम था कि वो बिहार पे कैप्चर कर लेते, और जैसे ही बिहार पे आते तो इनका रेवेन्यू जरूरत से ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। मेन इसलिए कहानी कही गई कि आपकी श्रीगुप्त इतना नहीं कर पाए जितना कि चंद्रगुप्त द्वितीय कर गए ये काम, जब उन्होंने बिहार को इलाके को कैप्चर करा। फिर इसके बाद जब आते हैं समुद्रगुप्त, इन्होंने और ज़्यादा काम करा। इन्होंने क्या करा, जो आपका पूरा नॉर्थ और साउथ का था, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्थ वाले पार्ट में तो थे यहाँ पर इन्होंने जो काम बचा था बिहार वाला, वो आपके चंद्रगुप्त प्रथम करके चले गए। अब इन्होंने क्या करा कि इधर वाले पार्ट को भी और नीचे ले जाऊंगा मैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इनका मानना था कि पूरे पार्ट को हमें कैप्चर करना है, तो ये भी वाला इन्होंने हिस्सा इसमें ऐड कर दिया।
दिख रहा होगा आपको कि जो चीज़ें हैं इनके पास पहले से वो तो उन्होंने ले ही रखी है। इनके जब चंद्रगुप्त प्रथम आते तो इन्होंने नई चीज़ और ऐड कर ली, फिर समुद्रगुप्त आते इन्होंने और चीज़ ऐड कर ली। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ये यहीं तक सीमित नहीं रहे, इन्होंने बोला कि जो मेरे को मिला है वो विरासत में ठीक है, पर मैं आगे और चीज़ करूँगा। और ये चले जाते हैं आपकी गुजरात वाले पार्ट में, और जिसको मालवा वाला क्षेत्र कहा जाता है, गुजरात वाला, इस वाले एरिया को भी कैप्चर कर लेते। तो कहने का मतलब इनकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक चले गई आप देख रहे होंगे। गिने चुने दक्षिण भारत के जो पार्ट थे वो इनके हाथ में नहीं आते। कारण उसका ये था कि बीच में बहुत सारी पहाड़ियाँ देखी जाती थी। आज के टाइम पे तो सड़क वगैरह है, आप इजीली जा सकते हैं, पर उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात थी, जो जहाँ से रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आप जनरेट करते थे वो यही वाले इलाके थे, इसलिए इन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। हाँ, कई जगह अगर आप पढ़ेंगे तो ये कहा जाता है कि ये दक्षिण भारत के जो राज्य थे इन पर इनका एक तरीके से इनडायरेक्टली अधिकार था। ये कहा जाता है कि ये यहाँ से एक तरीके से टैक्स लगाते थे और ये इनको प्रोवाइड कराते थे। ये अलग अलग इसकी बातें अलग अलग देखने को मिलती है, पर बेसिकली अगर हम बात करें डायरेक्टली इनके पास जो अधिकार था वो मैंने सारे आपको इस इलाके से बता दिया। ये चीज़ें समझ में आ गई होगी किस किस शासक ने क्या क्या काम करा। इसलिए ही गुप्ता एम्पायर एक अलग ही देखने को मिलता है, जो सबसे ज़्यादा देखने को मिला। इसके बाद लिखा है, देखिए, इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? गिरिब्रज को बनाया। मैंने जो बताया आपको, श्रीगुप्त आते हैं बिहार में जाते हैं, बिहार के ऊपर वाले पार्ट को आप कह सकते हैं, पर इनका ज़्यादा काम नहीं रहा। और गिरिब्रज आपका कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान, बिहार में पड़ता है। अब देखिए, सबसे पहली पॉइंट यही आएगा कि गुप्ता एम्पायर की राजधानी क्या है, तो आपको 90% यही लगाना है, सबसे ज़रूरी पॉइंट। आगे भी ये कुछ चीज़ों को बदलते हैं, वो अलग पॉइंट देखेंगे हम, पर सबसे ज़रूरी जो मैं चीज़ बता रहा हूँ कि इनकी राजधानी याद रखनी है। इसके बाद क्या होता है, ये लिखा है, श्रीगुप्त के उपरांत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश का कार्यभार संभाला गया। श्रीगुप्त से ज़्यादा आपको इसमें मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत है। पहली बात आपको कुछ फैक्चुअल चीज़ें बता दूं कि संस्थापक का नाम क्या है? श्रीगुप्त। इनकी राजधानी क्या थी? ये थी। टाइम पीरियड वैसे नहीं पूछता है, पूछेगा तो आप याद रखेंगे 240 से लेके इनका 280 तक टाइम इनका रहता है। ईडी की हम बात करें, ना कि बीसी की। ठीक है, अब बातें हैं चंद्रगुप्त प्रथम के ऊपर, जो कह रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने कार्यभार संभाला इनके बाद। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने पूरे इलाके को जब देखा कि यहाँ पर मुआयना करके कि क्या क्या चीज़ें मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने इसका विकास करा, और इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने लैंड एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। फिर लिखा हुआ है, क्योंकि इसके शासनकाल में साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया गया, इसलिए माना जाता है संस्थापक है। फिर है, तथा चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा लिच्छवी की राजकुमारी देवी से, कुमार देवी से विवाह हुआ इनका, और इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम ने बिहार तथा नेपाल के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो मैं बताना चाह रहा था। जब मैंने आपको बोला कि ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये नेपाल है इधर, अगर आप भारत की इस तरफ से देखेंगे आज के टाइम पे, लिच्छवी इस जगह पर एक राजकुमारी हुआ करती थी, और डायरेक्टली ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के मन में विवाह करना मेन कारण नहीं था, क्योंकि इनका ऐसा नहीं था कि इन्होंने किसी को राजकुमारी घूम रही है पसंद आ गई और प्रस्ताव भेज दिया, ऐसा नहीं था। इनका ध्यान बिल्कुल, आप जानते हैं बिहार से सटा हुआ है एकदम, आपका बिहार से नेपाल सटा हुआ है आपका, तो इनके दिमाग में था कि नेपाल को भी मुझे अपने एरिया में जोड़ना है। पर उसके सामने सबसे बड़ा हम बात करते हैं, लिच्छवी एक ऐसा मार्ग में प्रॉब्लम थी कि उसको नहीं पार कर सकते थे। इन्होंने युद्ध भी करा था इसके लिए, कई बुक्स में आप देखेंगे कि ये आता है कि इन्होंने जो ये राजकुमारी कुमार देवी के लिए लड़ाई करी थी, इन्होंने युद्ध भी हुआ था। पर ये पहले इन्होंने देखा कि युद्ध में इतना आसानी से नहीं हरा सकते, क्योंकि इनको नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ उसमें, और यहाँ से इनको भी दिख गया कि ये इतनी आसानी नहीं है। तब इनको ये समझ में आया कि इनकी एक इन्हीं की राजकुमारी है, तो इनको एज इनकी ठीक ठाक थी। इन्होंने प्रस्ताव भेजा कि मैं एक राजा हूँ और मैं आपके रानी जो है आपकी बेटी, उनसे शादी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब जब कोई दो रिश्ते जुड़ जाते हैं आपस में, तो तरीके से एक तरीके से दो परिवार एक ही हो गए। तो आप बात करेंगे तो इनडायरेक्टली तरीके से इन्होंने नेपाल को भी कैप्चर कर लिया। तो आप दिख रहे होंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और नेपाल इतने बड़े इलाके को कैप्चर करके चल रहे हैं, तो इसको इन्होंने अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से कहा जाता है कि इनका नेपाल का जो बिहार से लेकर इन्होंने नेपाल क्षेत्र को भी अपने अधिकार में कर लिया था। फिर लिखा है इसके बाद, चंद्रगुप्त प्रथम के उपरांत समुद्रगुप्त द्वारा गुप्त वंश का कार्यभार संभाला गया। अभी मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ। हमने बात करी लिच्छवी की रानी है, एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि रानी कहाँ की थी? लिच्छवी की थी। अब इसके बाद हम समझते हैं कि एक फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है आपके में कि इनकी दूसरी राजधानी क्या थी। कई बार आता है कि चंद्रगुप्त प्रथम की या चंद्रगुप्त फर्स्ट की पहली राजधानी कौन सी थी, तो ऑब्वियसली आपको याद रखना है गिरिब्रज, जो आपके बिहार में। पर इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि इस वाले पार्ट को जो हम भारत के मैप को देखते हैं, तो इधर वाले पार्ट को भी, इधर का जो आपका ये वाला पार्ट है, ये भी इन्होंने कैप्चर कर लिया, और ये आपके मध्य प्रदेश बीच में पड़ता था। तो मध्य प्रदेश अगर आप देखेंगे, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का थोड़ा सा ऊपर पार्ट में आपको उज्जैन देखने को मिलता है, उज्जैन। तो उज्जैन को इन्होंने अपनी राजधानी बना दी, क्योंकि आप देखेंगे बिहार में रहा करते थे, पर इनका ये जो मेन, क्योंकि सेंट्रल अगर आप इंडिया की तरफ देखेंगे तो मध्य प्रदेश ही पड़ता है, और इस वाले इलाके को इन्होंने अपने पास रखा और उसको दूसरी राजधानी बनाई। और ये कई बार एग्जाम में आ रखा है कि इनकी दूसरी राजधानी का नाम क्या था,
वो उज्जैन था। ठीक है, इसके बाद एक और है पॉइंट कि इन्होंने एक टाइटल को अपने पास धारण करा था जिसको कहते हैं महाधीराज। महाधीराज, इसको ऐसे लिखेंगे महाधीराज। इस टाइटल को इन्होंने रखा। इसका मतलब क्या होता है? महाधीराज मतलब होता है राजा को राजा, मतलब कि एक होता है किंग। इनका मानना था कि मैं किंग का भी किंग हूँ, मतलब मेरे आसपास कोई है ही नहीं, मतलब कोई मुझे हरा नहीं सकता। जाहिर सी बात है, इतने बड़े इलाके में कोई आसपास है ही नहीं, तो इन्होंने राजाओं का राजा अपने एक टाइटल दिया था महाधीराज। तो इसलिए ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा ये टाइटल को लिया गया था। ये इन्हीं के द्वारा लिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इन्होंने, आप सभी जानते हैं कि 320, जब ये 319 में अपना करवाते हैं कोरोनेशन, फिर उसके बाद ये आते हैं आपका 320 में, तो एक गुप्त संबंध की शुरुआत करते हैं। आप सभी को मैंने पहले ही बता रखा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन एसएससी में आया था, ये आज तक मैं कई बुक्स में ढूंढ रहा था पर ये मिला नहीं आज तक, कि इनके द्वारा चांदी के सिक्के शुरू किए गए थे जिसको ये रुपया का कहा जाता था। रुपया का एसएससी में एग्जैक्टली आया ऐसी, और मैं कई जगह ढूंढ रहा था पर एग्जैक्टली मिल ही नहीं रहा था ये। पर आप इसको याद रखें, एसएससी में आने की संभावना है कि इसके जो चांदी के सिक्के थे ये एक तरीके से उनको क्या कहा जाता था, रुपया का कहा जाता था। ये एसएससी का एग्जैक्टली पॉइंट है। देखिए, हम बात करते हैं कि स्वर्ण काल जो आर्किटेक्ट का या वास्तुकला का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता है, वो गुप्ता एम्पायर को कहा जाता है। कारण ये क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों का निर्माण करा। चाहे आप पिलर देख लीजिए, चाहे आप कोई भी चीज़ें देखेंगे, या इन्होंने स्टेचू बनाए, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई, वो इन्हीं के टाइम पे। और जो आज तक अजूबा है, अभी मैं बात भी करूंगा जब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करूंगा, कि जो इन चीज़ें इन्होंने बनाई आज तक उसके ऊपर रिसर्च हो रहा है कि चीज़ें आई कहाँ से, कैसे इन्होंने बनाई, कौन सा मेटल था। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि एक अच्छा टाइम इनका देखा गया आर्किटेक्ट के क्षेत्र में। इन्होंने साम्राज्य विस्तार करने के साथ साथ और भी चीज़ें करी। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के ऊपर। लिखा है चंद्रगुप्त प्रथम के उपरांत समुद्रगुप्त द्वारा गुप्त वंश का कार्यभार संभाला गया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए, बात ज़रूरी है, मैंने इसका टाइम पीरियड बताया था आपको। समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड क्या था, 300, याद रखिएगा 335 से लेके आपका ये चले जाता है 380 के अराउंड। अब सबसे ज़रूरी पॉइंट क्या है हमारे लिए, ये भी समझना ज़रूरी है कि कहाँ पर दिक्कतें आती हैं हमारे लिए। क्वेश्चन आपने इस चीज़ को लेकर डिबेट कई बार सुनी होगी कि अगर हम बात करते हैं नेपोलियन, तो समुद्रगुप्त के बाद आए थे नेपोलियन जो फ्रांस के थे, ये आपने टाइम देखा होगा। और लोग बोलते हैं कि कैसे बोल दिया जाता है कि नेपोलियन जो बाद में आया उसको टाइटल दे दिया गया। तो ये इसको लेकर कई बार डिबेट की जाती है। और समुद्रगुप्त जो थे एक खुद इतने बड़े वॉरियर थे। और देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि नेपोलियन क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट, मैं एक अलग से एक लेक्चर लेकर आऊँगा। उनके लिए बहुत बड़ी शख्सियत रही है नेपोलियन बोनापार्ट की। एक बहुत बड़े वॉरियर के रूप में देखा गया इनको। अगर मैं जैसे मैंने बताया तीनों एम्परर के बारे में, जो चंद्रगुप्त फर्स्ट हो गया, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, इन तीनों में अगर मैं बोलूँ बेस्ट कौन रहा तो समुद्रगुप्त। कारण बहुत सारे इनके अंदर खूबियाँ थी। सबसे पहली बात मैं बताऊँ कि बहुत बड़े वॉरियर, मतलब कोई भी आसपास नहीं था। मतलब जैसे इनको एक चीज़ पता चलती है कि अश्वमेध यज्ञ, इन्होंने भी वो चीज़ को करा, मतलब कि एक तरीके से संपन्न करा। आप जानते हैं कि घोड़े को छोड़ देते हैं और जो राजा इसको पकड़ लेता तो वो फिर युद्ध करेगा, और अगर हार गया तो फिर वो अपना लैंड एरिया उनके पास में समर्पित कर देगा। तो ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ बहुत ही अच्छे शासक के रूप में इनको जाना जाता है, क्योंकि बहुत डाउन टू अर्थ माने जाते हैं। इन्होंने हर धर्म का पूरा सम्मान करा। इन्होंने हर तरीके से किसी भी धर्म का कोई अपमान नहीं करा, सम्मान करा, जो भी आप देखेंगे। और जो भी चीज़ें होती थी उसके साथ जो इनकी जनता हुआ करती थी उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे। ऐसा नहीं करते थे कि कुछ भी तरीके से कर दिया इम्पोज, जो टैक्स हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उनके साथ ऐसा ये माना जाता है कि ये ऐसे करते थे कि अपने गुप्तचर छोड़ते थे, और जैसे कोई दिक्कत हो रही है तो वो एड्रेस करवाना चाहते थे कि मेरी कोई कमी तो नहीं हो रही। इसलिए कहा जाता है कि इतना बड़ा इन्होंने जो शासनकाल अपना निकाला, वो मेन कारण ये था कि इनके साथ जो इनकी जनता थी इनको बहुत ज़्यादा रिलेट करती थी, बहुत पसंद करती थी समुद्रगुप्त को। तो ये एक कारण था। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में आगे पढ़ लेते हैं। भारत का नेपोलियन मैंने आपको बता दिया कारण क्या, क्योंकि बहुत बड़े वॉरियर थे। देखिए, वॉरियर के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे सब चीज़ें लिखी रखी है, इसको बात करते हैं। देखिए, वॉरियर के साथ कवि प्लस संगीतज्ञ थे। इनको कविराज भी कहा गया, कविराज भी कहा गया इनको। संगीतज्ञ मतलब क्योंकि इनको वीणा बजाने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो वीणा बजाने जो इनके कॉइन है, जो इनके टाइम पे मिले हैं, वो माना जाता है कि समुद्रगुप्त के हैं। तो वीणा बजाने वाला इनका जो कॉइन है मुद्राओं में देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन एसएससी का आ रखा है कि बताइए ऐसे कौन से शासक थे प्राचीन इतिहास में जो वीणा बजाने के शौकीन थे, तो यही थे आपके समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ये हमारे समुद्रगुप्त के बारे में हमने बात कर ली। सबसे ज़रूरी पॉइंट है, एक बार एसएससी में आया था ये, मैं इसलिए बोलता हूँ थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहिए कि
हमने याद कर लिया कि भारत का नेपोलियन कह दिया, पर कहा किसने, ऐसे कौन व्यक्ति हैं? तो उनको कहा था विंसेंट ए स्मिथ। जाहिर सी बात है, एक फ्रांस का आदमी है और उनसे कंपेयर किया जा रहा है भारत के एक आदमी का, तो वो यहाँ का तो नहीं होगा, यूरोपियन आदमी होगा। तो उनका नाम था विंसेंट ए स्मिथ, या विंसेंट स्मिथ कह सकते हैं, विंसेंट स्मिथ। इनके द्वारा इनको कहा जाता है। पूछा गया है क्वेश्चन एसएससी का, तो ये बहुत ज़रूरी बन जाता है। जैसे मैंने बताया, एक बहुत बड़े शासक, महत्वाकांक्षी है, महत्वाकांक्षी होना ठीक है, पर नेगेटिव महत्वाकांक्षी नहीं था इनके अंदर। जैसा महाभारत में पढ़ते तो धृतराष्ट्र एक महत्वाकांक्षी पर्सनैलिटी देखने को मिलती है, पर इसमें ऐसा नहीं था। हाँ, इनको था साम्राज्य विस्तार करना, पर किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो, प्रजा को जो भी है, चाहे वो दुश्मन एरिया भी हुआ करता था, उनके साथ एक मित्र पूर्ण एक तरीके से व्यवहार किया करता था, किया जाता था इनके द्वारा। तो एक अच्छे शासक के रूप में माना गया। कवि के रूप में इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं लेख के रूप में, तो इसलिए माना जाता है। अब दूसरी बात एक और है, जैसे हम बात करते हैं लिच्छवी, जब मैंने बताया कि जब ये विवाह करते हैं लिच्छवी, इनको एक लिच्छवी दोहित्र के नाम से भी इनको एक टाइटल मिलता है, लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र के रूप में इनको जाना जाता है। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। कई बार कन्फ्यूज़न के क्या होता है कि लोग चंद्रगुप्त प्रथम लगा देते हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं कि लिच्छवी के साथ शादी होती है, लिच्छवी नरेश की जो बेटी होती है, तो हम क्या लगा देते हैं कि इनका टाइटल क्या था। तो टाइटल इनके साथ याद रखना है। मैंने बताया वीणा बजाने के शौकीन थे, और अश्वमेध यज्ञ इन्होंने करवाया, क्योंकि ये चाहते थे कि कोई भी एक ऐसा एरिया ना बचे जो मेरे हाथ से निकल जाए। तो इसलिए माना जाता है कि बहुत एक अच्छे शासक के रूप में देखा गया। इसमें एक चीज़ लिखी है, समुद्रगुप्त के शासनकाल में हरिशेन उपस्थित थे। अब ये हरिशेन बहुत बड़ी एक नाम है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। हरिशेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा करते हुए प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण कराया, जो वर्तमान में इलाहाबाद में स्थित है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है, प्रयाग प्रशस्ति। यहाँ पर मैंने इसकी एक मिनट, ये है आपका प्रयाग प्रशस्ति, जो पिलर है एक तरीके से, ये पिलर कह सकते हैं, स्तंभ कह सकते हैं। इसमें ये किया जाता है। सबसे ज़रूरी बात है कि इसमें 3-4 फेज़ हैं, इसको समझना हमारे ज़रूरी है। जैसे मैं कई बार बताता हूँ कि कुतुब मीनार के 3 फेज़ में बनता है, वो एक बार में नहीं बना। पहले आपके कुतुबुद्दीन ऐबक बनाते हैं, फिर इल्तुतमिश, फिर आपके फिरोज शाह तुगलक ने बनाया उसको। सेम यही कहानी पर आ जाती है ये जो आपका प्रयाग प्रशस्ति है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रहे मेरे से, तो इसलिए मैं आज सोच रहा हूँ कि डिटेल में समझाऊँ। जब प्रयाग प्रशस्ति की बात हम करते हैं, तो प्रयाग प्रशस्ति की निर्माण हम पढ़ते हैं कि हरिशेन ने करी थी, तो बिल्कुल गलत है। हरिशेन के द्वारा नहीं की गई थी, अशोक के द्वारा की गई थी, जो सम्राट अशोक थे। आप जानते हैं कि इंस्क्रिप्शन वगैरह या शिलालेख लिखना, या बड़े बड़े जो हुआ करते थे रॉक, जो आपके पत्थर हुआ करते थे, उस पर लिखते थे, ये शुरुआत उन्होंने ही करी थी, अशोक ने। पर अशोक के जब जैसे अशोक ये लिखते हैं, तो ये अशोक अपनी कुछ चीज़ों को जैसे इन्होंने लिखा। पहली चीज़ मैं बता दूं कि जो प्रयाग प्रशस्ति हम डायरेक्टली पढ़ते हैं कि हरिशेन के द्वारा निर्माण कराया गया था, पर इससे पहले अशोक ने करवाया था, और इसमें उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज का प्रयोग करा था। प्राकृत भाषा का, आप जानते हैं, ये मैंने सम्राट अशोक के टाइम पे आपको बताया था। इसमें सबसे ज़रूरी पॉइंट है, इन्होंने कौशाम्बी में इसको रखा था। कौशाम्बी में इसको इन्होंने एक तरीके से निर्माण कराया इसका। और इसमें इन्होंने क्या चीज़ के बारे में व्याख्या करी थी, इन्होंने अपनी वाइफ का, करुवाकी जिसका नाम था, करुवाकी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, करुवाकी प्लस में अपने बेटे जिनका नाम था, पुत्र का नाम था तीवर। तीवर के बारे में उन्होंने वर्णन किया कि अपने पुत्र और अपनी पत्नी के बारे में। तो ये क्वेश्चन आया नहीं आज तक, पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब क्या होता है कि इतना पसंद आया इनको, हरिशेन को देखते हैं, और इनको क्या था कि बहुत ज़्यादा, ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेज करते थे समुद्रगुप्त की, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, मतलब ये कह सकते हैं, चमचागिरी तो नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। क्योंकि जाहिर बात है, समुद्रगुप्त को एक, अगर आप पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास की कई बुक्स पढ़ेंगे आप, तो कहीं भी मैंने जो ज़्यादातर चीज़ें देखी है, तो वहाँ पर मैंने कहीं भी इनके बारे में गलत नहीं देखा। जो होता है कहीं ना कहीं एक शासक के नेगेटिव पहलू दिख जाते हैं। तो यही चीज़ को देख के ये क्या था, जैसे मैंने बताया कि कौशाम्बी में अशोक ने, जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने इसको बना रखा था। प्राकृत भाषा में उन्होंने इसी पिलर में, जैसे आप कह सकते हैं, यहाँ पे कहीं लिख दिया होगा, क्योंकि बहुत बड़ा पिलर है तो सारी जगह तो नहीं लिख सकते, कुछ जगहों में इन्होंने अपने बेटे और पत्नी के बारे में व्याख्या करी। अब इन्होंने बोला ये पिलर अच्छा लग रहा है, तो मैं भी इसके बारे में कुछ करता हूँ, पर मैं ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, या जिनके बारे में मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वो अच्छे व्यक्ति हैं, वो अपने राजा के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, इसलिए इसका नाम वहाँ पर रख दिया गया प्रयाग प्रशस्ति। क्योंकि प्रयाग आप जानते हैं कि इलाहाबाद को कहा जाता था। प्रशस्ति मतलब होता है, आप जानते हैं, प्रशस्ति पत्र हम कहते हैं कि मिला है, मतलब प्रशंसा उनके बारे में, उनको
प्रेज किया गया कि उन्होंने काम करा, इसलिए इसका नाम प्रयाग प्रशस्ति रख गया। जब हरिशेन ने इसमें उनके बारे में डिटेल में लिखा, समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में। मैं इंग्लिश में भी लिख लेता हूँ क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा, प्रयाग प्रशस्ति। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रयाग प्रशस्ति में अशोक ने किसके बारे में लिखा, अपनी वाइफ जिनका नाम करुवाकी था, और अपने पुत्र के बारे में जिनका नाम तीवर था। इसलिए ये जो मैंने बताया था ना कि ये अपनी वाइफ के लिए इन्होंने लिखा, खासकर वाइफ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सम्राट अशोक ने कहीं जगह अपनी वाइफ का नाम ज़्यादा मेंशन नहीं करा, अपने बारे में ज़्यादा लिखा और अच्छी बातों को लिखा। इसलिए इस अभिलेख को, प्रयाग प्रशस्ति को, जो आज के टाइम पे हम कहते हैं, इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं, रानी का अभिलेख। इसको इंग्लिश में वाले मीडियम भी ऐसे याद रखें और हिंदी मीडियम वाले भी, रानी का अभिलेख, क्योंकि रानी को इन्होंने मेंशन करा था ऐसे पिलर में, तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अब क्या होता है, जो हरिशेन थे, उन्होंने चप्पू शैली, एक चप्पू शैली थी, उसमें इन्होंने क्या करना शुरू करा, इसमें उपलब्धियां जो समुद्रगुप्त के द्वारा की गई थी उन सभी को इन्होंने लिखना शुरू करा। और लगभग आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा लिख दिया था कि जो लिख रहे थे, अभी मैं उनका नाम भी बताऊंगा, 34 पंक्तियां लिखी उन्होंने। 34 पंक्तियां बहुत होती है किसी व्यक्ति के बारे में, छोटी छोटी बातें भी नहीं तो डिटेल में समझाया इन्होंने। तो सबसे पहली बात, अगर शैली पूछी जाएगी चप्पू शैली, पर लैंग्वेज कौन सी थी, वो थी आपकी संस्कृत लैंग्वेज। इसलिए गुप्ता एम्पायर की अगर आप लैंग्वेज देखेंगे, दरबारी भाषा जो उनकी थी, वो उनकी संस्कृत थी। तो इसमें इन्होंने इसमें लिखा, और ये लिखने वाले व्यक्ति का नाम था तिलभट्ट। दोबारा लिख लेते हैं, तिलभट्ट इन व्यक्ति का नाम था। और ये लास्ट पंक्ति जब देखने को मिलती है उसमें इनका नाम लिखा होता है कि इन्होंने इसको लिखा है। तो ये क्वेश्चन बहुत डिटेल का अगर आता है तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अंतिम पंक्ति में किसकी व्याख्या की गई है और इसको निर्माण किसने करा है। क्योंकि अगर आप कोई लिखता है, पत्थर में लिखना इतना आसान नहीं है इंस्क्रिप्शन करना। तो संस्कृत भाषा में अगर आता है, किस में है, तो संस्कृत भाषा में। अब देखो एक और फेज हो रहा है, अभी तो 2 व्यक्ति का हाथ था इसमें प्रयाग प्रशस्ति में। अब जैसे ही आगे टाइम चलता है, सभी इनका निधन हो जाता है, तब कौन आते हैं, अब आ जाता है अकबर का टाइम, सम्राट अकबर का। फिर आता है जहांगीर का टाइम। अकबर ने क्या करा, जैसे अकबर ने देखा कि हाँ बहुत इंप्रेस हुआ कि हाँ ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी चीज़ें लिख रखी है इसमें, तो उन्होंने क्या बोला कि इसको इलाहाबाद में स्तंभ करेंगे, हम इसको लगाएंगे अपने वहीं पर पास में। और पसंद इस तरह करा क्योंकि आप जानते हैं अकबर और बीरबल की कहानी, अकबर और बीरबल, मतलब बीरबल को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे अकबर, तो अपने दोनों के बारे में व्याख्या किसमें कर दी, इसमें। मतलब कोई जो जगह बच रही है उसमें अकबर और बीरबल ने लिख दिया। और किस भाषा में लिखा, आपकी फारसी भाषा में लिखा। ये भी आएगा आपसे, अगर आ सके तो थोड़ा ध्यान में रखें। इसके बाद आते हैं जहांगीर का टाइम। तो जहांगीर ने क्या करा, फिर जहांगीर को कुछ बचे जगह, तो जहांगीर ने भी लिखना शुरू कर दिया इसमें। इसका कहने का मतलब है इसमें 4 लोगों ने लिखा है अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज में। सबसे पहले आपकी प्राकृत लैंग्वेज अशोक ने यूज़ करी, फिर आपकी जो चप्पू शैली में यूज़ करा जो संस्कृत भाषा में थी, हरिशेन ने अपने तरीके से लिखवाया, फिर अकबर ने फारसी लैंग्वेज में, और फिर जहांगीर ने फारसी लैंग्वेज में। तो 4 लोगों के इसमें हाथ आ जाते हैं लिखने के पर्पज से अगर हम बात करते हैं तो ये मेरे हिसाब से सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अगर ये क्वेश्चन कहीं से भी आता है, मुझे नहीं लगता कोई गलत का आपको होगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, इरेज कर देता हूँ और कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखिए समुद्रगुप्त के बारे में हो गया। अब लास्ट सेशन में अब जो अगला रहेगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बढ़ेंगे, फिर उसके बाद के जो एम्परर रहे उनको भी समझ लेंगे। एक साथ इतना सारा डिटेल में लिखना ठीक नहीं है, तो इसको समाप्त करते फिर अगले लेक्चर में मिलते। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही समाप्त करते। थैंक यू।